2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बीच इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल सकता है। समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कंपनी IEPC को यूपी में अपना चुनावी अभियान संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं बीजेपी के सीएम योगी और पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव कैंपेन को आगे बढ़ाएगी। सीएम योगी अभी से चुनावी मुहिम में मजबूती के साथ जुटे हुए हैं। तो हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी जापान यात्रा के आखिरी दिन यामानाशी में हाई स्पीड मैक्लोवे ट्रेन का सफर भी किया। हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्लांट के बाद 600 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड मैक्लोवे ट्रेन का अनुभव योगी आदित्यनाथ के लिए रोमांच भरा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान यात्रा के दूसरे दिन यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का दौरा भी किया। इस दौरान योगी ने पानी से हाइड्रोजन और बिजली बनाने की तकनीक को समझा भी। तो वहीं सपा के चीफ अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विदेश दौरे पर तंज भी कसा। सपा के चीफ ने कहा कि विदाई के बाद लोग घूमने जाते हैं, लेकिन ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले ही घूमने चले गए। अगर किसी की विदाई हो तो विदाई के बाद घूमने जाता है। ये पहली बार देखा जा रहा है कि विदाई से पहले ही दौरा हो रहा है। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि जापान में भी देखना कहीं नाम बदलने की परंपरा वहां भी शुरू न हो जाए। वहीं उगते सूरज की धरती को आदित्यपुरम न बना दिया जाए। यहाँ की सेमी स्पीड ट्रेन की राइडिंग का भी एक अवसर हमारी डेलीगेशन को प्राप्त होगा। 500 से 600 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है। हमें यहां के रोबोटिक सेंटर को भी देखने का अवसर प्राप्त होगा, क्योंकि रोबोटिक आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। और इस वर्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में रोबोटिक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए भी हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की है। इस दिशा में हम उस शोध को और आगे बढ़ाएंगे जो आज की आवश्यकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर अन्य एग्रो ग्रीन से जुड़ी हुई कुछ अन्य प्रोजेक्ट को भी हमें देखने का अवसर प्राप्त होगा। मैं यामानाशी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि जापान गवर्नमेंट, यामानाशी की गवर्नमेंट इसी प्रकार से प्रोएक्टिव होकर के जापान को एक विकसित जापान की दिशा में जो उनकी पहल है, वह पहल न केवल जापान की दृष्टि से बल्कि विश्व मानवता की दृष्टि से एक पहल आगे बढ़ सकती है। ऊर्जा में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को और तकनीक को सर्वसामान्य तक पहुंचाने के इस अभियान के क्रम में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती है। हमारे एक साथी पूछ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जापान गए थे। वैसे अक्सर हम लोग देखते हैं और सामाजिक तौर पर भी हम लोग को दिखने को मिलता है कि हम सब लोग विदाई के बाद जाते हैं घूमने। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने चले गए। और दिल्ली के 11 साल और इनके 9 साल से ज्यादा पूरे हो गए हैं। अभी वो एक MOU का कागज लिए घूमते हैं कि MOU कर लो, हमसे MOU कर लो। भैया जल जीवन मिशन MOU कर लो। सोचो अभी भी MOU कर रहे हैं। बताइए अगर जमीन पे उतरा होता तो ये मोबाइल हमारे यहाँ बन रहा होता, ये मोबाइल का कैमरा हमारे यहाँ बन रहा होता, मोबाइल के ऊपर जो शीट है जो स्क्रैच रोकती है वो हमारे यहाँ बन रही होती। कवर तो चलो हम बना ले रहे हैं, अंदर जो इसके फिट है इलेक्ट्रॉनिक वो हम बना ले रहे होते। अब बताइए 11 साल दिल्ली के, 9 साल इनके हो गए पूरे और समय खत्म हो गया, तब जापान जा रहे हैं। सीएम योगी के जापान और सिंगापुर के दौरे पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी 50 लाख करोड़ रुपए के MOU होने की बात कही गई थी, लेकिन जमीन पर कितना उतरा, कितनों को रोजगार मिला, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत कितने उद्योग आए, कितनों को इंसेंटिव दिया गया और कितनी फैक्ट्रियां लगी। 9 साल में राज्य सरकार और 11 साल में केंद्र सरकार के दावों के बावजूद अगर ये निवेश जमीन पर नहीं दिखते तो सवाल उठना स्वाभाविक है। अखिलेश यादव PDA, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के मुद्दे पर लगातार बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रही हैं।
अखिलेश यादव को लगता है कि लोकसभा चुनाव के तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उनका पीडीए कार्ड सत्ता का रास्ता आसान बना सकता है। तो वहीं सीएम योगी अपने विकास के एजेंडे को चुनावी चर्चा के बीच में रखना चाहते हैं। जातिगत रूप से संवेदनशील राज्य बिहार के चुनाव में भी एनडीए की बढ़त के पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन यूपी में मोदी और योगी के कॉम्बिनेशन ने डेवलपमेंट के इसी नैरेटिव को और ज्यादा अभेद्य बना दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मेरठ में हुआ रैपिड रेल परियोजना का उद्घाटन सामान्य सरकारी कार्यक्रम में भर नहीं था। ये वो मंच था जहां विकास की भाषा और राजनीति का संदेश एक साथ बुना गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साझा उपस्थिति ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 की भूमिका अभी से लिखी जा रही है और ये भूमिका 2017 जैसी प्रचंड चुनावी जीत की है। रैपिड रेल जैसी परियोजना आधुनिक भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान बन चुकी है, लेकिन मेरठ में ये परियोजना केवल गति और विकास की कहानी नहीं बल्कि बीजेपी की डबल इंजन मॉडल को स्थापित करने का माध्यम भी बनी। प्रधानमंत्री ने जिस तरह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सराहना की, वो एक संदेश था कि केंद्र और राज्य की एकजुटता ही विकास की गति को तय करती है और इसका सीधा लाभ 2027 के चुनाव में भी पार्टी को एक बड़ा लाभ दिला सकता है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को 41.29% मत हासिल हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी को 32.03% और बहुजन समाज पार्टी को 12.88% मत प्राप्त हुए थे। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का रिजल्ट किस तरह से रहा था। भारतीय जनता पार्टी 2022 में 255, 2017 में 312, समाजवादी पार्टी 111, 2017 में 47, अपना दल सोनेलाल 2022 में 12, 2017 में 9, राष्ट्रीय लोकदल 8, 2022 में, राष्ट्रीय लोकदल 2017 में 1, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल 2022 में 6, 2017 में 1, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी 2022 में 6, 2017 में 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2022 में 2, 2017 में 7, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक 2022 में 2, 2017 में 0, बहुजन समाज पार्टी 2022 में 1, 2017 में 19, स्वतंत्र 0, 2022 में, 2017 में 3। तो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी ताकत समाजवादी पार्टी को माना जाता है, लेकिन राजनीति केवल प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं होती, वो विमर्श की दिशा तय करने का खेल भी होती है। यही कारण है कि बीजेपी सपा के साथ साथ कांग्रेस पर भी यूपी में लगातार हमलावर है। कांग्रेस पर हमले एक बड़े रणनीतिक संकेत है। अगर कांग्रेस को विपक्ष के केंद्र में लाया जाता है तो यूपी में मुख्य प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी की स्थिति अपने आप मुश्किल में आ जाती है। ये स्थिति अखिलेश यादव के लिए असहज हो सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आधार को बचाने के साथ साथ विपक्षी एकता की राजनीति भी संतुलन बनाना होगा। ये दबाव केवल सीटों का नहीं बल्कि नेतृत्व के प्रश्न का भी। जैसे ही कांग्रेस का विमर्श मजबूत होता है, विपक्ष के भीतर शक्ति संतुलन बदलने लगता है। बीजेपी शायद इसी मनोवैज्ञानिक दबाव को यूपी में देखना चाहती है। बिहार की राजनीति में भी कुछ ऐसा ही प्रयोग देखने को मिला था। वहां बीजेपी ने प्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी पर हमला करने के बजाय कांग्रेस के विमर्श को उभारा है, जिससे विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर असमंजस बढ़ा है। इसके समानांतर शासन और स्थिरता के प्रतीक के रूप में सहयोगी नेतृत्व को आगे रखा गया है। इससे चुनाव केवल सरकार बनाम विपक्ष का संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि स्थिरता बनाम अनिश्चितता की बहस में बदल गया है। बीजेपी योगी आदित्यनाथ को विकास और सुशासन के चेहरे के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि कांग्रेस को विपक्षी विमर्श के केंद्र में लाने का प्रयास कर रही है। इससे समाजवादी पार्टी के सामने एक नई राजनीतिक चुनौती खड़ी होती दिख रही है। ऐसे में अखिलेश यादव के लिए ये स्थिति आसान नहीं है। अखिलेश यादव को बीजेपी के विकास नैरेटिव का जवाब देना है और साथ ही विपक्षी खेमे में अपनी केंद्रीय भूमिका भी बनाए रखनी है। अगर कांग्रेस का प्रभाव बढ़ता है तो सपा को अपने सामाजिक समीकरणों के साथ साथ राजनीतिक रणनीति पर भी पुनर्विचार करना पड़ सकता है। ये चुनौती केवल चुनावी नहीं है
बल्कि वैचारिक भी है। बीजेपी जहां विकास और स्थिर नेतृत्व की छवि को मजबूत कर रही है, तो वहीं विपक्ष को ये तय करना होगा कि उसका मुख्य संदेश क्या होगा। सामाजिक न्याय, आर्थिक मुद्दे या फिर गठबंधन की राजनीति। कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर कोई भी गिरावट आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीमा तक साजिश कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा निंदनीय काम और इतने गिरे हुए काम कोई नहीं कर सकता जो देखने को हमें और आपको मिला है। मैं दो उदाहरण आपके सामने देना चाहता हूं। आपको याद होगा तालिग्राम में जब हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया और मांस मीट जानवर का मीट जब वो समुदाय के लोग नहीं डालना चाहते थे, उन्हें पैसे की लालच देकर के अपने स्वार्थ में इन्होंने हिंदू धर्म के मंदिर में मीट डलवाया था। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता नेता जेल 1 साल से ज्यादा रहे हैं। अभी लखनऊ में भी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का काम है कि पढ़ाई लिखाई और नई पीढ़ी का भविष्य कैसे बने। लेकिन दुख की बात है कि वाइस चांसलर और प्रशासन ये जानते हुए कि उन्हीं की विचारधारा के लोग हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पैदा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो ठोस कदम उठाने चाहिए थे वो सरकार और प्रशासन और यूनिवर्सिटी नहीं उठा रहा है। सोचिए, संस्था ही अगर हिंदू मुसलमान कराए, अगर संस्था के लोग ही शामिल हों, तो आपको न्याय कहां। यूपी में बीजेपी कई स्तर पर रणनीति बना रही है। एक और योगी सरकार के कामकाज को प्रधानमंत्री के समर्थन से वैधता मिलती है, तो जिससे राज्य स्तर पर नेतृत्व की विश्वसनीयता बढ़ती है। दूसरी ओर विपक्ष के भीतर प्रतिस्पर्धा और असमंजस को बढ़ावा मिलता है। जब विपक्ष अपने भीतर के संतुलन साधने में व्यस्त होता है, तब सत्तारूढ़ दल को अपने एजेंडे को स्थापित करने का अधिक अवसर मिलता है। बीजेपी इसी राजनीतिक स्पेस को साधने की कोशिश करती दिख रही है। राजनीति में संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। मोदी और योगी की केमिस्ट्री, विकास की पृष्ठभूमि और कांग्रेस पर केंद्रित हमला, इन तीनों को एक साथ देखा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी ने 2027 के लिए अपनी प्रारंभिक रेखाएं खींच दी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर गढ़ रहे हैं, जहां कानून व्यवस्था ठीक है, लैंड क्लियर है, सिंगल विंडो क्लियरेंस है और सीएम खुद निवेशकों को कॉल करके बुला रहे हैं। मुलायम सिंह यादव 1995 में ब्रिटेन गए थे, तब वे मुख्यमंत्री थे। निवेशकों को यूपी में बुलाने की कोशिश की, लेकिन उस समय यूपी में दंगे, अपराध, बिजली पानी की समस्या, सड़कें खराब, विदेशी निवेशक डरते थे। दौरे के बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई एमओयू जमीन पर नहीं उतरा, सिर्फ घोषणा रह गई। मायावती ने भी कोशिश की। 1997 में जापान और साउथ कोरिया गई, फिर 2003 में 5 देशों का लंबा दौरा किया, जिसमें इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका शामिल रहे। इन 15 से 16 दिनों की यात्रा में वो NRIS और विदेशी कंपनियों से मिली। ताज एक्सप्रेसवे, NREI सिटी, मेडी सिटी, बायोटेक सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स पर वे निवेश की बात की। वहां से वापस आकर दावा किया है कि यूपी में निवेश के लिए 20,000 करोड़ के प्रस्ताव मिल गए, कोई ठोस निवेश नहीं आया, प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं हुए। 2007-2012 के लंबे कार्यकाल में भी कोई बड़ा विदेशी निवेश दौरा नहीं हुआ। उनका फोकस राज्य के अंदर मूर्तियां बनाने पर ज्यादा रहा। विदेशी दौरे पर सिर्फ 1-2 रहे, नतीजे शून्य। उत्तर प्रदेश भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जैसे प्रकृति की अत्यंत कृपा जापान के यामानासी प्रांत पर है, इसी प्रकार की असीम कृपा प्रकृति की उत्तर प्रदेश पर भी है। भारत की सबसे उर्वरा भूमि, भारत का सर्वाधिक जल संसाधन, भारत की सबसे बड़ी आबादी और अगर कहें
तो भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी सुविधाओं से संपन्न होने का लाभ उत्तर प्रदेश